हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण कक्षा 8 यानी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को व्याकरण में उपभाषा तक का PDF डाल दिया है और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने उसको कर लिया होगा। तो आज हम सबसे पहले साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, साहित्य क्या है? साहित्य वो चीज है जो ग्रंथों के माध्यम से महान ऋषियों और ज्ञानियों द्वारा संचित किया जाता है, यानी उसको संचित करके रखा जाता है, वो साहित्य का माध्यम होता है। साहित्य आह्लादित करता है, यानी आत्मा को बहुत प्रसन्न करता है और साहित्य समाज को एक संदेश देता है, यानी जो भी साहित्य हमारे समाज ने स्थापित किए हैं उससे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जीवन में जितने भी अच्छे बुरे माध्यम हैं तो उस साहित्य के माध्यम से हम लोगों को एक सीख मिलती है, यानी उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो ये हुआ साहित्य, यानी साहित्य किसे कहते हैं? तो साहित्य है किसी भी ज्ञान का संचित कोश जो मन को प्रसन्न करे और समाज को कुछ न कुछ संदेश देता है, उसे साहित्य कहते हैं। तो बेटा आप लोगों ने साहित्य के बारे में जाना। आज मैं यहाँ पे साहित्य का टॉपिक लेकर आई हूँ। उसके बाद हम लोग साहित्य के प्रकार के बारे में जानेंगे, फिर हम आएंगे अपने व्याकरण, यानी व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ने से क्या फायदे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए बेटा हम पहले साहित्य को देख लेते हैं। साहित्य की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। किसी भी बोली को ज्ञान का संचित कोश, यहाँ पे लिखना है आप लोगों को इसकी परिभाषा, ज्ञान का, इसको सभी लोग लिख देंगे कॉपी पर। ज्ञान का संचित कोश जो मन को, दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे मैं एक तरफ हो जा रही हूँ, आप लोग जब मैं लिख लूंगी तो मैं एक तरफ हो जाऊंगी, आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा। ज्ञान का संचित कोश जो मन को आह्लादित करे, यानी खुश करे, तथा समाज को कुछ न कुछ संदेश दे, यानी समाज के लिए भी कार्य है। समाज के लिए हितकारी हो, हितकारी हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? साहित्य। उसे साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो उपभाषा के बाद आप लोग व्याकरण में साहित्य का टॉपिक डालेंगे, साहित्य की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसका परिभाषा लिखेंगे। तो ज्ञान का संचित कोश जो मन को आह्लादित करे, यानी प्रसन्न करे, तथा समाज के लिए हितकारी हो, ठीक है, उसे साहित्य है। ठीक है, समाज के लिए। अब देख लीजिए साहित्य में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे महाभारत, रामायण, गीता, ये सब साहित्य हैं। ठीक है, महान कवियों द्वारा, महान ज्ञानियों द्वारा ये सब संचित कोश हमारे समाज में रखा हुआ है, जिसको हम साहित्य का रूप देते हैं। ठीक, तो अब आते हैं साहित्य के प्रकार। साहित्य के दो प्रकार होते हैं बेटा, एक पद्य होता है और एक गद्य होता है। तो पद्य और गद्य को पहले हम समझेंगे। साहित्य के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है गद्य साहित्य। पहला क्या होता है? गद्य साहित्य। गद्य साहित्य मतलब क्या हुआ? पहले इसको आप लोग समझिए। गद्य साहित्य मतलब, गद्य साहित्य वो है जो हम लोग लेख लिखते हैं एक कहानी के माध्यम से, अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को जो हम गद्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं, यानी एक चैप्टर के माध्यम से, एक लिखाई के माध्यम से, एक जो सारांश होता है उसके माध्यम से जो हम प्रकट करते हैं उसे गद्य साहित्य कहते हैं। इसको आसान शब्दों में समझने के लिए आप लोग
एक बार मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रही हूँ। जब हम अपनी बात लय और तुकबंदी के नियमों में न बांधकर, जैसे हम लोग लय में गाते हैं, जैसे कुछ कवि लोग अपनी रचनाओं को, अपनी बातों को गा के बताए हैं और कुछ लोग ने उसे लिख दिया है, तो वही जो लिखे हैं वो साहित्य गद्य के माध्यम में आता है और जो साहित्य गेय यानी गाने वाला है वो पद्य के माध्यम में आता है। तो चलिए इसके भी बारे में हम लोग ध्यान देते हैं कि जब हम अपनी बात लय और तुकबंदी के माध्यमों में न बांधकर साधारण रूप से कहते हैं, यानी जब हमको कोई बात कहनी रहती है तो हम उसे गा के नहीं और तुकबंद करके नहीं, यानी तुकबंदी मतलब जो लास्ट का अक्षर होता है वो एक दूसरे से मिलता है, तो उस तरह से ना कहकर सीधे सीधे अपनी बात करें, तो वो गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। और दूसरा है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में क्या होता है? पद्य साहित्य में होता है कि हम अपनी बातों को गा, जैसे इसने मीरा ने अपने जो भी उनका पद है, जो भी उनके रचनाएं हैं उसको गा के उन्होंने कहा, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन, यानी उसको गा के पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस तरह से जो बताया है वो गद्य के पद्य के माध्यम पद्य में आता है। ठीक है, तो इसका ये आप लोगों को जैसे किसी भी विधा को गाना या उसको गा के अपनी कविताओं के माध्यम से बताना वो पद्य के माध्यम में आता है, और जो हम अपनी बात सीधे सीधे लिख कर प्रकट करते हैं वो गद्य के माध्यम में आता है। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने एक साहित्य को जाना, साहित्य क्या होता है, उसके प्रकार के बारे में जाना, तो इन सब के बारे में जान के अब हम लोग आते हैं अपने व्याकरण, यानी जो हिंदी व्याकरण आपको व्याकरण पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण क्या करता है? व्याकरण करता है भाषा के नियमों की जानकारी देता है, यानी हम किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को इधर उधर अगर लिख दें और उसको पढ़े तो उसका ना कुछ रस आएगा, ना उसमें आनंद आएगा, ना उसे हम समझ पाएंगे। तो व्याकरण वो माध्यम है बेटा कि जिसके द्वारा हम अपनी बातों को सही सही तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, यानी व्याकरण वो शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को एक व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, बोल सकते हैं अच्छे से और लिख सकते हैं, तो वो व्याकरण है। यानी व्याकरण क्या करता है? भाषा को एक सुसंगठित व्यवस्था के माध्यम से अपनी तैयारी के आधार पर उसको सामने रखता है, जिससे कि आप लोग उस चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। तो व्याकरण वही हुआ। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र होते हैं, यानी वो व्याकरण में जो नियम होते हैं, जैसे कि कहाँ क्रिया होगी, कहाँ कर्म होगा, कहाँ कर्ता होगा, इन सब की जो जानकारी है वो किसके माध्यम से आती है? व्याकरण के माध्यम से। यानी व्याकरण वो चीज है जो हमें अपनी वाक्य में किसी शब्द को कहाँ पर रखना है और किस शब्द को कहाँ से हटाना है, उन सब की जानकारी हमको किससे मिलती है? व्याकरण के माध्यम से मिलती है। तो व्याकरण वही, यानी व्याकरण किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यह भाषा के अंगों का ज्ञान करवाकर उनके प्रयोग को नियम और स्पष्ट करता है, यानी उनके नियमों से प्रयोग कहाँ पे करना है। मैंने जैसा आपकी पहले बताया आपको कि व्याकरण वो शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को, किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य में सही सही पढ़ सकते हैं, सही सही लिख सकते हैं और सही सही समझ सकते हैं। ठीक है, वो व्याकरण। चलिए तो इसका हम परिभाषा भी लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं व्याकरण किसी भी भाषा किसी भी भाषा का क्या करवाता है? शुद्ध ज्ञान करवाता है। अर्थात क्या हुआ? भाषा के नियमों की जानकारी देने वाले को
जानकारी देने वालों को जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं बेटा? व्याकरण। दिखाई दे रहा है ना? शास्त्र को जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण से, ठीक है। व्याकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं पढ़ देती हूँ, कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो वो दूर हो जाएगी। व्याकरण किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाता है, ठीक है। शुद्ध यानी सही ज्ञान करवाता है, अर्थात भाषा के नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, ठीक है बेटा। एक बार मैं यहाँ से हट जा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको देख के अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिएगा आप लोग। और अब तो स्कूल खुल रहा है तो आप लोगों का जैसा भी होगा उसे वैसे सूचना दी जाएगी, तो इसको लिख लीजिए और इसको कॉपी पे उतार लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं व्याकरण के प्रकार के बारे में, तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ, उसके बाद आप लोगों से उसके व्याख्या करूँ। चलिए, तो यहाँ पे बेटा मैंने मेंशन कर दिया है व्याकरण के विभाग, यानी व्याकरण को आप लोगों ने समझा कि व्याकरण क्या है, इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई। अब इसके विभाग यानी इसके प्रकार क्या क्या है, उस चीज़ों के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। व्याकरण के विभाग में बेटा वर्ण विचार सबसे पहला टॉपिक है, तो इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है शब्द विचार, यानी शब्दों का जिसमें जाल हो, यानी शब्द के माध्यम से जो चीजें बताई गई हो वो शब्द विचार होता है। पद विचार यानी वाक्य में पदों को किस किस प्रकार पे कहाँ कहाँ रखा जाता है, ये पद विचार के अंतर्गत आता है। और वाक्य विचार यानी वाक्य को किस किस तरह से किस किस माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, ये वाक्य विचार के माध्यम से आता है। यानी व्याकरण के 4 विभाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो हम लोग बारी बारी से यानी एक एक करके एक एक विचार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वर्ण विचार के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, इसमें वर्णों के बारे में बताया गया, यानी वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला क्या चीज होती है, वर्ण में किस किस अक्षर को किस किस जगह से बोला जाता है, उन चीजों के बारे में यहाँ पे विस्तार से बताया गया। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी आप लोग जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो किसका होता है? वर्ण विचार, यानी हम वर्णों के बारे में बात करेंगे। हम वर्णों से शुरू करेंगे, यानी जो हमारे नियम है उससे स्टार्ट करेंगे और उससे हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि मैंने आपको बताया व्याकरण की परिभाषा, उसके बाद व्याकरण के विभाग और उसके विभागों के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो आप लोग एक एक करके सभी, यानी जब आपको मैं नेक्स्ट टाइम व्याकरण पढ़ाऊंगी तो उस समय मेरा टॉपिक रहेगा वर्ण, यानी वर्णों के माध्यम से हम व्याकरण में क्या क्या चीजें और कहाँ कहाँ से चीजें सीखते हैं, उसके आधार पे ये होगा, ठीक है। तो चलिए अब एक बात तो मैं आप लोगों को यहीं पे बता देना चाहूँगी, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वो छोटी से छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ और लिखूँ तो क्या आप इसको और कम कर सकते हैं? क्या आप इसे और छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पे मान लो ये क पूरा नहीं है, इसमें जब हलंत लगा होता है बेटा तो ये पूरा नहीं होता है। इसको हम पढ़ने के लिए हमको इसके आगे और जोड़ना पड़ेगा, तब हम पढ़ पाएंगे क। यानी जब हम उच्चारण करते हैं क तो अ का उच्चारण उसके साथ क के साथ अ का उच्चारण आता है, तो यही हुआ। यानी कि इसके तो हम बिल्कुल टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब हम क को ऐसे नॉर्मल लिखेंगे तो इसके टुकड़े हो सकते हैं, यानी क में क्या हुआ है? अ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग जब वर्ण विचार पढ़ेंगे बेटा तो उसके माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे समझेंगे कि हमारे वर्णों में किन किन प्रकार से क्या क्या चीजें हैं, जो वो चीजें हैं जो हम लोगों को जाननी बेहद जरूरी है। तो अपने सब्जेक्ट के माध्यम से हम उस चीज को पढ़ेंगे। तो चलिए अगले टॉपिक पे मिलते हैं। धन्यवाद।